गंगा वर्सेस मंगा। पतंग पार्ट 2। मंगा हॉल में बैठी हुई थी। छी, जो भी करूं सब उल्टा पड़ जाता है। सिर्फ ये मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है? मेरी सारी प्लानिंग कहाँ मिस होती है? इस तरह बैठकर अपने मन ही मन सोच रही थी कि तभी गंगा वहाँ आकर मंगा को देखती है। लगता है ये मंगा बैठे बैठे बड़े बड़े प्लान बना रही है। पता नहीं फिर से क्या करने वाली है ये लड़की। इस तरह मन में सोचकर गंगा मंगा के पास आकर बोलती है, क्या बात है मंगा, अकेले बैठे बैठे अपने मन ही मन कुछ सोच रही है? अगर मैं इन्हें अभी बताऊंगी कि मैं क्या सोच रही हूँ तो ये उल्टा मुझे ही डांटेंगी। कुछ और बता देती हूँ। इस तरह अपने मन में सोचते हुए बोली, अरे कुछ नहीं सासू माँ, रात को खाने में क्या बनाऊं यही सोच रही थी। क्या कहा? तू खाने के बारे में कब से सोचने लगी? इसका मतलब क्या है सासू माँ? हाँ, कुछ नहीं। इस तरह सोचते हुए वो उसके बगल में आकर बैठ जाती है। उसके बैठते ही मंगा, ये तो हमेशा मुझ पर शक करती रहती है, हमेशा डरती रहती है कि मैं कब क्या करूं। हाँ, इस तरह मन में सोचकर सासू माँ, मैं जरा अपने दोस्त के घर जाकर आती हूँ। ऐसा बोलकर वो घर से बाहर निकल जाती है। घर से बाहर निकलते ही मंगा का फोन बजने लगता है। हाँ, अब कौन है? इस तरह सोचकर वो फोन लेकर देखती है। वो देखती है कि उसकी दोस्त कविता उसे फोन कर रही थी। फोन उठाकर, हाँ बोल यार। हेलो मंगा, तू मंगा ही है ना? हाँ बोल। हेलो, तू मंगा ही बोल रही है ना? हाँ बोल। हेलो, मंगा ही बोल रही हो ना? इस तरह एक ही सवाल बार बार पूछने पर मंगा को बहुत गुस्सा आता है। अरे मैंने कितनी बार तुझसे कहा है कि मैं मंगा ही बोल रही हूँ। इस तरह वो बड़े गुस्से से बोलती है। हाँ, अब आई ना तू रास्ते पे। मंगा तो हमेशा इसी तरह बात करती है। जब तूने फोन डल होकर उठाया था तो मुझे लगा कोई और है। वैसे भी एक बेट में हार गई तो क्या सब कुछ गया? हार ही जीत का रास्ता दिखाती है। बेटिंग की बात सुनते ही मंगा दंग रह गई। तुझे कैसे पता कि मैं बेट में हार गई हूँ? पूछ रही है, मुझे कैसे पता चला? वो वनजा है ना, पूरे गांव में ढिंढोरा पीट रही है कि मंगा मेरे हाथों हार गई है। तो कविता की बात सुनकर मंगा को और भी गुस्सा आ जाता है। अरे मंगा, एक बात बता, तुझे उससे बैटिंग करने की क्या जरूरत थी? अरे कविता, तू फोन रख, मैं तुझे फिर से कॉल करूंगी। ऐसा बोलकर वो फोन काट देती है। तभी एक छोटा सा बच्चा हाथ में पतंग लिए दौड़ते हुए मंगा के सामने से गुजरता है। वो जाते जाते मंगा को देखकर रुक जाता है और हंसने लगता है। इस तरह वो बच्चा हंसता है। उसको हंसता हुआ देखकर मंगा पूछती है, अरे तू मुझे देखकर क्यों हंस रहा है? आपको तो पतंग उड़ाना भी नहीं आता आंटी। और थोड़ी देर यहीं खड़ा रहा तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। इस तरह डांटकर वो उस बच्चे को वहाँ से भेज देती है। सारे गांव में बता दिया है कि मैं हार गई हूँ। अब तो मुझे घर से बाहर कदम रखने के लिए भी डर लग रहा है। पता नहीं अब कौन आकर मुझसे पूछने लगेगा। इस तरह वो बस मन में सोच ही रही थी कि थोड़ी दूर से एक औरत चलते चलते उसको देखती है। अरे बाप रे, कोई और आ रही है। इस तरह सोचते हुए वो अचानक पीछे मुड़कर घर पहुंच जाती है। घर के अंदर आते ही गंगा पूछती है, तूने तो कहा था कि अपने दोस्त के घर जाएगी। मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी, मैं तो घर से बाहर कदम ही नहीं रखूंगी। इस तरह रोते रोते वो अपने सास के पास आकर बैठ जाती है। बहू को रोता हुआ देखकर गंगा पूछती है, अरे बहू, क्या हुआ? उस वनजा ने पूरे गांव में ढिंडोरा पीटकर बता दिया है कि मैं उसके हाथों हार चुकी हूँ। अपना चेहरा उठाकर बाहर कैसे जाऊँ? अब अपने घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखूंगी मैं। अच्छा, उस वनजा ने ऐसा किया? उसकी तो मत मारी गई है। लेकिन मेरी इज्जत तो पूरी तरह गई। इतनी बार क्यों बोल रही है कि तेरी सारी इज्जत चली गई है? तू यही बैठ, मुझे पता है कि तेरी खोई हुई इज्जत वापस कैसे लाऊं। ये बात सुनते ही रोती हुई मंगा अचानक चुप हो जाती है। क्या करना है सासू माँ? गंगा ने अपनी बहू के कान में कुछ कहा। सारी बात सुनकर मंगा बोली, हाँ ठीक है सासू माँ, अभी चलते हैं।
ऐसा सोचते हुए मंगा सीधे वनजा के घर पहुंची। हॉल में बैठी हुई वनजा मंगा को देखकर बोली, अरे मंगा, मेरे घर कैसे आना हुआ? ओह अच्छा, तू मुझसे माफी मांगने के लिए आई है ना? तो कुछ ज्यादा ही इमेजिन कर रही है। मैं कोई माफी नहीं मांगने आई हूँ। उस दिन तो उस पक्षी के आ जाने की वजह से मेरी रस्सी कट गई थी, वरना मुझे हराना तो तेरे बस की बात है ही नहीं। कोई मूवी देखकर आई है क्या? डायलॉग पे डायलॉग मारे जा रही है। तू देखती होगी मूवीज, मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं। उस दिन तेरा नसीब अच्छा था इसलिए जीत गई। अच्छा तो चल फिर से कंपटीशन करते हैं, वही बताने के लिए आई हूँ मैं। इसी गांव के सामने हम दोनों मिलकर फिर से कंपटीशन करते हैं, क्या बोलती है? डेट तू बताएगी या मैं बताऊं? टाइम तू बताएगी या मैं बताऊं? कहाँ, कैसे, कब बताएगी या मैं बताऊं? अब तो तू मार रही है सिनेमा के डायलॉग। आज शाम को ही कंपटीशन लगा लेते हैं, सारे गांव को बुलाते हैं। ठीक है तो फिर तैयार रहना। इस तरह बोलकर मंगा वहाँ से चली जाती है। वनजा और मंगा शाम को पतंग उड़ाने की कंपटीशन रखते हैं। उसे देखने के लिए सारे गांव वाले पहुँचते हैं। एक बार कंपटीशन में हारी हुई मंगा फिर से कंपटीशन में हिस्सा लेने की वजह से सारे गांव वाले बड़े उत्सुकता से देख रहे थे। सब लोग एक बहुत बड़े मैदान में पहुंचते हैं। लोगों के तालियों के बीच वनजा और मंगा पतंगों की कंपटीशन शुरू करते हैं। दोनों की पतंगें बड़ी तेजी से हवा में उड़ रही थी और बहुत ऊंची उड़ रही थी। लेकिन देखते ही देखते वनजा का पतंग धीरे धीरे नीचे आने लगता है और मंगा का पतंग और भी ऊंचा उड़ने लगता है। ये देखकर सारे गांव वाले मंगा मंगा कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। इस तरह आखिरकार मंगा ही कंपटीशन जीत जाती है। हार जाने की वजह से वनजा अपना सर नीचे रखकर खड़ी थी। वनजा के पास आकर मंगा बोली, कंपटीशन में हार जीत तो होती ही रहती है। एक बार कंपटीशन में जीत जाने की वजह से अपने आप को बड़ा और हारने वालों को छोटा बनाकर नहीं बोला जाता। आज अगर तू जीती है तो कल कोई और जीत जाएगा, क्योंकि हार जीत किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती। हमेशा मेरी बातों को याद रखना। मंगा की बातें सुनकर वनजा बोली, मुझे माफ कर दे, मेरी जीत मेरी सर चढ़कर बोल रहा था, अब मुझे अकल आ गई है। इस तरह बोलते हुए वो वहाँ से चली गई। उसके जाते ही गंगा आकर बोली, बहुत सही कहा बहू, चल घर चलते हैं। इस तरह सोचते हुए वो उसे लेकर घर पहुँचती है। सारा गांव तालियां बजा रहा था और मंगा उन सब को थैंक यू बोलते हुए चल रही थी। बड़ू सास और भोली बहू। एक गांव में कांतम्मा नाम की एक औरत रहती थी। उसे सारे गांव के लोग लाउड स्पीकर के नाम से बुलाते थे। कांतम्मा का बेटा काशी। कांतम्मा ने जो एक बार कह दिया, पूरा परिवार उसे शासन की तरह मान लेता था। कांतम्मा का बेटा काशी और कांतम्मा का पति गौरैया दोनों ही उसकी बात मानते थे। दिन गुजरती जा रहे थे। एक दिन कांतम्मा और गौरैया दोनों मिलकर कांतम्मा की सहेली के बेटे की शादी में जाते हैं। वहां पर विजया नाम की औरत कांतम्मा के पास आ गए, कहती है, क्या बात है, कहाँ पर हो आजकल? दिखाई नहीं दे रही हो। दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर जाकर चश्मे की दुकान से चश्मा बनवा लो। मेरे कहने का मतलब था तुम कहीं बाहर नहीं दिखाई दे रही हो। अपनी आंखें चेक करवाओ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं? कैसे झेल रहे हो भाई साहब? हाँ बस। हाँ बस, मैं क्या पूछ रही हूँ और आप क्या बोल रहे हो? इस सीन में उनका डायलॉग बस इतना ही है और कोई डायलॉग नहीं है। तुम जैसे लाउड स्पीकर के सामने कोई बात भी कैसे कर सकता है? उनकी आवाज सुनाई भी नहीं देती होगी। क्या मेरा मुंह लाउड स्पीकर है? तुम्हारा मुंह कचरे का डब्बा है। तुम्हारा सर फट जाए, तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाए। अगली बार कभी तुम्हें लाउड स्पीकर नहीं कहकर बुलाऊंगी। अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारी बेटे की शादी क्यों नहीं हो रही है। तुम्हारी बातें सुनकर उसे लड़की कौन देता? क्या बोल रही हो तुम? मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे छोड़ दो। यहीं पर रहने का इरादा है क्या?
चलो। दोनों मिलकर घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद कांतम्मा बैठकर सोचने लगती है। मुझे फौरन ही अपने बेटे की शादी करवानी होगी। कांतम्मा सोच ही रही थी कि वहां पर गौरैया आकर बैठ जाता है। सुनिए जी, हाँ बोलो। अपने बेटे की शादी अब कर देनी चाहिए। तुम जैसा बोलो वैसा ही करेंगे। आप अपने रिश्तेदारों में ऐसी लड़की को ढूंढो जो समझदार भी हो और बहुत सारा जायदाद भी हो। तुम जैसे बोलोगी हाँ वैसे ही करेंगे। कांतम्मा अपने रिश्तेदारों में और आसपास के गांव में एक समझदार, ज्यादा दहेज लाने वाली और अपनी सास की बात सुनने वाली बहू को ढूंढने लगी। एक दिन कांतम्मा गांव के पंडित को अपने घर बुलाती है। वो पंडित कांतम्मा से बहुत डरता था। मुझे क्यों बुलाया आपने, जरा बताओगे? क्या हुआ पंडित, तुम्हें बुखार है क्या? ऐसे क्यों कांप रहे हो? ये बुखार से कांपना नहीं है। तो फिर? माँ जी जरा जल्दी बताओ कि क्या आपने मुझे क्यों बुलाया। मैंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले रखा है, उनके पास जाना है मुझे। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट किस लिए? आपसे मिलने के बाद हमेशा मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। बताइए क्या बात है। मेरा बेटा काशी है ना? हाँ हाँ है ना, युवराज है वो तो। हाँ, तो युवराज की महारानी ढूंढने के लिए तुम्हें बुलाया है। क्या तुम्हारे बेटे के लिए लड़की? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें चंद्रमंडल में जाकर बंदर लाने के लिए कहा हो। लड़की ही तो ढूंढने के लिए कहा है मेरे बेटे के लिए। माँ जी मेरे कहने का मतलब यह था कि मेरे पास आपकी हैसियत से मिलने वाला कोई भी रिश्ता नहीं है। आप किसी और से पूछकर देखिए। रिश्ता नहीं है का क्या मतलब? मुझे पता है कि तुम बहाना कर रहे हो। अगर तुमने मेरे बेटे के लिए अच्छा रिश्ता नहीं ढूंढा तो मैं तुम्हें और किसी के लिए रिश्ता नहीं ढूंढने दूंगी। तुम जैसी खड़ूस की बहू बनाकर मैं किसी लड़की के साथ अन्याय नहीं करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम अपनी बहू के साथ कैसा बर्ताव करोगी। क्या हुआ पंडित, तुम खुद से ही बातें कर रहे हो? ठीक है माँ जी, ढूंढता हूँ, अभी तो मुझे जाने दीजिए। पंडित वहां से चला जाता है। जैसे ही कांतम्मा के बेटे काशी को पता चलता है कि उसकी माँ उसके लिए रिश्ते ढूंढ रही है, काशी अपने कॉलेज की दोस्त जिससे वो प्यार करता था उससे शादी करके घर ले आता है। कांतम्मा हॉल में बैठकर अदरक पीस रही थी। माँ माँ। अरे अरे काशी बेटे, अंदर आ जाओ। नहीं माँ, तुम ही एक बार बाहर आओ। काशी की बात सुनकर कांतम्मा उठकर वैसी की वैसी दरवाजे के पास आकर देती है। कांतम्मा वहां अपने बेटे और उसकी पत्नी को देखकर शॉक होकर खड़ी रह जाती है। उतने में अंदर से गौरैया आरती की थाली लेकर आता है, जिसे देखकर कांतम्मा अपने पति की ओर गुस्से से देखने लगती है। पहली बार आई बहू की आरती उतारकर उसे घर में दाया पैर रखकर आने के लिए कहो। मुझे पता है किसको आरती देनी है और किसको नहीं। तुम चुपचाप अंदर जाओ। ये क्या किया तुमने? आज से यह मेरी पत्नी है और अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो हम चले जाएंगे। मेरे बेटे में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो शादी करके लड़की को ले आया और मुझसे ही पूछ रहा है? क्या इस लड़की की वजह से तो नहीं? आज तो इन दोनों को अंदर आने देती हूँ। अगर 10 दिन में इस लड़की को अपना टॉर्चर दिखाकर अपने मायके नहीं भेज दिया तो मेरा नाम भी कांतम्मा नहीं। बेटा शादी करके बहू लेकर आया है, उन दोनों को अंदर बुलाओ। काशी अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए हंसता है और दोनों गृह प्रवेश करके हंसते हुए घर के अंदर आ जाते हैं, जिसे देखकर कांतम्मा सोचने लगती है, हंस ले हंस, यही तेरी आखिरी हंसी होगी। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।